नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, मणिपुर के मुख्यमंत्री ने आधिकारिक समारोह में मणिपुर पुलिस को टाटा क्विक रिएक्शन लड़ाकू वाहन सौंपे हैं। दरअसल इससे पहले ये जो वाहन है उन्हें LAC पर तैनात सैनिकों के लिए दिया जाना था, क्योंकि स्थिति अभी भी पूरी तरीके से मणिपुर पुलिस के नियंत्रण में नहीं है और जम्मू कश्मीर के बाद ये भारत की सबसे अधिक सुसज्जित पुलिस होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझारी और रिलायंस एमुनेशन लिमिटेड को ARDE के द्वारा सिलेक्ट किया गया है, जिसके तहत वो 155 mm के HE बोरलेट प्रोजेक्टाइल की फैमिली का विकास करेंगे। बता दें कि ये जो प्रोजेक्टाइल है वो हमारी ATAGS की फायरिंग क्षमताओं को बढ़ाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 76 को लेकर आ रही है। आप सब जानते हैं कि भारत का प्रोजेक्ट 76 ये भारतीय नौसेना की जो पानी के भीतर की क्षमताएं हैं उन्हें बढ़ाएगा और साथ ही इसके तहत नेक्स्ट जनरेशन की जो कन्वेंशनल डीजल सबमरीन्स है वो तैयार की जानी है। अब दोस्तों, दरअसल इस प्रोजेक्ट में एक बड़ा बदलाव किया गया है। इससे पहले मझगांव डॉक शिप बिल्डर को ये उम्मीद थी कि वो इन पनडुब्बियों का डिजाइन तैयार करेगा, लेकिन MDL को दरकिनार करते हुए ये काम वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो अपने हाथ में लेगी। आप सब जानते हैं कि मझगांव डॉक लिमिटेड यानी कि MDL को करीबन 8 से अधिक पनडुब्बियों के निर्माण का अनुभव प्राप्त हो चुका है, इसीलिए उन्हें इस प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बड़ी उम्मीद थी, लेकिन दोस्तों उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है। और प्रोजेक्ट 76 की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेक्ट 76 का लक्ष्य 2 चरणों में 3000 टन की पनडुब्बियों का निर्माण करना है, जिसमें कि प्रत्येक चरण में 6 पनडुब्बियां शामिल हैं। इन पनडुब्बियों में काफी उन्नत विशेषताएं होंगी। प्रोजेक्ट 76 की पनडुब्बियों में स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही इसमें पंप जेट प्रपल्जन लगा होगा, जो कि इन पनडुब्बियों की बेहतर स्टेल्थ क्षमता और गतिशीलता को बढ़ाएगा। यही नहीं, प्रोजेक्ट 76 प्रोजेक्ट 75I का अनुसरण करेगा, जिसके लिए वर्तमान में कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 76 भारत के लिए पनडुब्बी डिजाइन और निर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी बनने का महत्वपूर्ण अवसर भी है। हालांकि कई तरीके की चुनौतियां हैं, उन पर काबू पाना काफी जरूरी भी है, लेकिन इस क्षेत्र में अगर भारत को आत्मनिर्भरता मिल जाती है तो भारत के पास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अदानी समूह ने उस बात का खंडन किया है जिसमें ये उन पर आरोप लगाया गया था कि जो हथियारबंद ड्रोन है उनका निर्यात इजराइल को किया है। अदानी समूह ने कहा कि हर्मेस 900 UAV जो है उन्होंने इसके एरोस्ट्रक्चर और सब सिस्टम का निर्यात किया है, और ये जो UAV है वो पूरी तरीके से खुफिया निगरानी और टोही यानी कि ISR मिशन के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया था कि इन ड्रोन्स में सशस्त्र यानी कि ये ड्रोन्स आर्म ड्रोन्स हैं और इनका इस्तेमाल बमबारी के लिए भी किया जा सकता है। हालांकि हर्मेस 900 प्लेटफॉर्म के जो डेवलपर है यानी कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री, उनकी तरफ से भी बयान आया है कि ये 450 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है, लेकिन उन्होंने खुद नहीं बताया कि ये UAV हथियार ले जा सकता है या नहीं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि प्रोजेक्ट 75I को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने अपने प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के लिए जो तकनीकी मूल्यांकन समिति है, जिसे कि TEC कहा जाता है, उस चरण को सफलतापूर्वक पार कर लिया है, जो कि नई कन्वेंशनल पनडुब्बियों को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस परियोजना का लक्ष्य आप सब जानते हैं कि 6 नई पनडुब्बियों को शामिल करना है। अभी तक इस प्रोजेक्ट के लिए जो बोलियां प्रस्तुत की गई हैं उसमें 2 कंपनियां प्रमुख हैं, जिसमें कि स्पेन की नवंतिया, जिसने अपनी S80+ श्रेणी की पनडुब्बियों की पेशकश की है। इसके अलावा जर्मनी की थिसेनक्रुप मरीन सिस्टम ने अपनी टाइप 214 पनडुब्बियों की पेशकश की है। और ये जो तकनीकी मूल्यांकन पूरा हुआ है उससे P75I प्रोग्राम अब अपनी वास्तविकता की स्टेज में पहुंच जाएगा। कहा जा रहा है कि शॉर्ट लिस्ट की गई जो कंपनियां हैं उन्हें भारतीय नौसेना के साथ अनुबंध की शर्तों पर ही बातचीत करनी होगी। एक बार बातचीत अंतिम रूप ले लेती है तो कंपनियां अपनी अंतिम मूल्य बोलियां प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद भारतीय नौसेना इन सारे प्रस्तावों का मूल्यांकन करेगी और तकनीकी योग्यता और जो लागत इनकी आएगी उसके आधार पर किसी एक को चुनेगी। P75I दोस्तों भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है रणनीतिक रूप से। नई पनडुब्बियां भारतीय नौसेना की क्षमताएं बढ़ाएंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस पर काफी टाइम से जो डिले हो रहा था उसे अब प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद प्रोजेक्ट 76 पर भी काम होना है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बताया कि प्रोजेक्ट 76 जो है वो प्रोजेक्ट 75I के ही आधार पर तैयार होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। व्हीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित CBRN रिकॉनेसेंस व्हीकल का परीक्षण किया है। आपको बता दें कि ये जो विकासात्मक परीक्षण किया गया है इसमें इस वाहन की गतिशीलता का कठोर परीक्षण किया गया है, जिसमें कि बाधा पार करना, CBRN जो इंस्ट्रूमेंट है उनका अनुपालन करना, सैंपल कलेक्शन करना, एरिया मेकिंग करना
इसके अलावा रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन 7.62 mm को फायर करना, कई तरीके के परीक्षण शामिल थे और इसने अपनी सटीकता और दक्षता के साथ ये जो विकासात्मक परीक्षण था उसे पूरा किया है। आपको बता दें कि ये जो CBRN है वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर थ्रेट्स को डिटेक्ट करके देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। CBRN रिकॉग्निसेंस व्हीकल एक 8x8 प्लेटफॉर्म पर आधारित टैक्टिकल मोबिलिटी और रिकॉग्निसेंस क्षमता वाला वाहन है। इसकी कुछ खास विशेषताएं जैसे कि इसकी एडवांस मोबिलिटी है, यानी कि उन्नत गतिशीलता है। ये वाहन असाधारण ऑन रोड और क्रॉस कंट्री गतिशीलता का दावा करता है। इसके अलावा इस अत्याधुनिक CBRN में इंस्ट्रूमेंटेशन लगाए गए हैं, साथ ही सटीक और विश्वसनीयता के साथ रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल और परमाणु खतरों का पता लगाता है और उनका विश्लेषण करता है। बता दें कि इसमें स्टैंग 2 और स्टैंग 3 स्टैंडर्ड के अनुरूप बैलिस्टिक और ब्लास्ट सुरक्षा है, जिससे कि वाहन दुश्मन के वातावरण में चालक दल की सुरक्षा और सर्वाइबिलिटी को प्राथमिकता देता है। इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना को मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु मिल गया है, जो कि रणनीतिक रूप से लक्षद्वीप द्वीपों के भीतर भारत की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाएगा और यहां से भारतीय नौसेना पश्चिमी अरब सागर में समुद्री डकैती और मादक द्रव्य विरोधी अभियानों में भारतीय नौसेना के प्रयासों का समर्थन करेगी। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि मिनिकॉय में एक हवाई पट्टी की मंजूरी अंतिम चरण में है और कवरती में 24 घंटे ऑपरेशनल हेलीकॉप्टर हैंगर जल्द शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के लिए लक्षद्वीप में रडार बेस भी स्थापित किया जाएगा। कवरती में INS द्वीपरक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड को लेकर आ रही है। आपको बता दें कि भारतीय कंपनी सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स ने DRDO से एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है, जो कि 187 करोड़ रुपए का है और यह अनुबंध 16 महीनों के अंदर पूरा किया जाना है, जो कि अंतरिक्ष आधारित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पेलोड के लिए है। ये जो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स है वो एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में हाई लेवल के जो इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स, सबसिस्टम और सिस्टम्स के डिजाइन के लिए जानी जाती है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है दोस्तों स्पेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड्स के लिए, इसका मेन फोकस अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने पर है। साथ ही इन पेलोड का उद्देश्य अंतरिक्ष वातावरण में दुश्मनों के इलेक्ट्रॉनिक संचार और रडार का पता लगाना, उन्हें बाधित करना और धोखा देने में देश की क्षमता को बढ़ाना है, जो कि संभावित रूप से आधुनिक युद्ध सिनेरियो में रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। हालांकि इस पेलोड के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स और DRDO के बीच ये सहयोग है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की दिशा में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, रशिया ने भारत को एक बड़ा धोखा दिया है। धोखा इस सेंस में इसलिए कहेंगे कि कुछ वीडियोस वहां से आए हैं जिसमें कहा गया है कि कुछ भारतीय लोगों को रशिया में जो उनके एजेंट होते हैं वो उन्हें घुमाने के बहाने से ऐसी जगह ले जाते हैं जहां से उन्हें सीधा रशियन आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है और उन्हें लड़ने के लिए कहा जाता है। रूस ने दर्जनों भारतीयों के साथ इस तरीके की जोर जबरदस्ती और धोखेबाजी करके उन्हें अपनी सेना में शामिल किया है। बाकायदा इन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें कि पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले जो 7 लोग हैं उन्होंने यहाँ पर अपना दुखड़ा व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से भी वापस उन्हें बुलाने की अपील की है। 7 लोगों ने अपना एक वीडियो बनाया है जिसमें कि उन्होंने कहा कि नए साल पर वो रशिया घूमने आए हुए थे। एक एजेंट ने उन्हें कई जगहों पर घुमाया और उसके बाद उन्हें बेलारूस ले गया। उन्हें नहीं पता था कि बेलारूस के लिए वीज़ा लगता है। इसके बाद वो एजेंट उनसे ज़बरदस्ती पैसे मांगता है। उनके पास जो पैसे थे उन्होंने वो सब इस एजेंट को दे दिए और बाकी पैसे ना दिए जाने पर एजेंट ने उन्हें हाईवे पे छोड़ दिया। इसके बाद पुलिस उन्हें पकड़कर रशियन आर्मी को सौंप दिया। देखिए दोस्तों किस तरीके से प्लान के साथ धोखा किया गया है। इसके बाद अपनी भाषा में रूस की आर्मी उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है, कहती है कि अगर ये साइन नहीं करोगे तो 10 साल की सजा देंगे। उसके बाद इनसे ट्रेनिंग करवाती है। जिन लोगों ने अपना ये वीडियो बनाया है वहां से उन्होंने कहा है कि उन्हें तो बंदूक चलाना नहीं आता और उन्हें यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर कई सारी बातें सामने आ रही हैं। इसे किस तरीके से आप समझ सकते हैं कि रशिया ने ये काम क्या जानबूझकर किया है। मानते सब है कि रशिया के पास इस वक्त दिक्कत आ रही है, लेकिन अगर ये वीडियो सामने आए तो हमारे विदेश मंत्रालय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत रशिया से बात करके इस तरीके के जो और भी नागरिक फंसे हुए हैं जिन्हें जोर जबरदस्ती करके फंसाया गया है उन्हें वापस लाना चाहिए। फिलहाल इस बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्रालय ने आईडेक्स के तहत एक नया चैलेंज पेश किया है भारतीय स्टार्टअप्स के लिए ताकि हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन
जो कि मैन्ड और अनमैन्ड टीमिंग दक्षता के साथ हों, उन्हें तैयार किया जाए भारतीय वायुसेना के लिए। और ये जो हथियारबंद ड्रोन है वो कम से कम 50 किलोग्राम का पेलोड ले जाने में सक्षम होने चाहिए और इनका स्ट्राइक टारगेट जो डिस्टेंस है वो करीबन 40 किलोमीटर से ज्यादा होना चाहिए। वहीं दूसरी खबर भी रक्षा मंत्रालय के आईडेक्स चैलेंज को लेकर आ रही है, जिसके तहत रक्षा मंत्रालय ने भारतीय स्टार्टअप को एक और चैलेंज दिया है, जो कि स्वदेशी, जो कि हाई सुपरसोनिक टू हाइपरसोनिक रैमजेट इंजन के निर्माण के लिए है, जिनका इस्तेमाल फिक्स्ड विंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाएगा और इनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना करेगी। और बता दें कि इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल नेक्स्ट जनरेशन के मिसाइल और हाई स्पीड वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उनमें भी इस्तेमाल हो पाएगा और इनकी स्पीड मैक 5 से ज्यादा होनी चाहिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एमक्यू लिमिटेड ने कावरो 360 बुलेट प्रूफ हेलमेट को मोरक्कन आर्म फोर्सेस को दिया है। यह विश्व का पहला राइफल रेटेड बैलिस्टिक हेलमेट है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ के अधिकारियों ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि एटीएजीएस को हम आसानी से ट्रैक प्लेटफॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे कि K9 वज्र है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से उन्हें कोई अप्रोच नहीं किया गया है ताकि यह प्रोग्राम व्यवहारिक हो सके। और साथ ही उन्होंने बताया कि भारतीय सेना को करीबन 300 सेल्फ ट्रैक्ड सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर्स की सख्त जरूरत है, क्योंकि सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर्स मॉडर्न बैटलफील्ड में गेम चेंजर होती हैं और ये काफी महत्वपूर्ण है। एटीएजीएस आधारित जो सेल्फ प्रोपेल्ड हविजर होगी वो स्वदेशी डिफेंस प्रोग्राम को भी बूस्ट करेगी और भारतीय सेना की जो यूनिक ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पूरा करेंगी। तो यहाँ पर बात साफ हो जाती है, कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ लॉबीज काम जरूर करती हैं जो कि विदेशी हथियारों को प्राथमिकता देती हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि विदेशी लॉबी का इसमें बड़ा हाथ है। डीआरडीओ के प्रोग्राम ऑलरेडी बहुत स्लो चलते हैं, तो उसमें तो ना तो हम सेना को कुछ कह सकते हैं ना ही हम डीआरडीओ को कह सकते हैं। हालांकि डीआरडीओ की तरफ से अप्रोच करना बहुत अच्छी बात है। अगर बना सकते हैं तो आपको प्रोटोटाइप बना करके दिखाना चाहिए था पहले। क्यों हम साउथ कोरिया की K9 वज्र के लिए ऑर्डर दे रहे हैं? फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चंद्रयान 4 को लेकर आ रही है। इसरो अब मून मिशन यानी कि चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह मिशन पहले की तरह नहीं होगा और इस बार चंद्रयान 4 जो कि चांद पर जाएगा, फिर ये वहां से वापस धरती पर आएगा। इससे पहले जो चंद्रयान 3 था उसे सिंगल स्टेज में लॉन्च किया गया था, लेकिन चंद्रयान 4 2 स्टेजेस में लॉन्च किया जाएगा। 2 अलग अलग लॉन्चेस चंद्रयान 4 के व्हीकल को आगे बढ़ाएंगे, जो न केवल चांद पर उतरेंगे बल्कि चंद्रमा की सतह से जो मिट्टी और चट्टाने हैं उन्हें भी वापस भारत में लाएंगे। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 4 को पहले स्टेज में धरती से लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये चांद पर लैंड करेगा और वहां सभी टास्क पूरा करने के बाद इसे फिर धरती पर सैंपल पहुंचाने के लिए लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 का कुल वजन 5200 किलोग्राम के आसपास होगा, लेकिन जब ये चांद से वापस धरती की तरफ लॉन्च होगा तो इसका वजन 1527 किलोग्राम होगा, ताकि आसानी से ये ऑर्बिट में एंटर हो सके। यानी कि चंद्रयान मिशन में 2 और अतिरिक्त कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे जो कि चंद्रमा से नमूने वापस लाने और उन्हें पृथ्वी पर गिराने का काम करेंगे। और चंद्रयान 4 अपने साथ करीबन 5 मॉड्यूल लेकर जाएगा, जिसमें कि और हर मॉड्यूल अपना अलग तरीके से काम करेगा। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।